हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के क्लास 7 हिंदी के एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर से आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए पेपर को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, वीरता की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से होती है। लड़ना मरना, खून बहाना, तोप तलवार के सामने ना झुकना ही नहीं, कर्ण की भांति याचक को खाली हाथ न लौटाना, या बुद्ध की भांति गूढ़ तत्वों की खोज में सांसारिक सुख त्याग देना भी वीरता ही नहीं। वीरता तो एक अंतः प्रेरणा है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब भी प्रकट हुई तभी अपना एक नया रूप लेकर आई और लोगों को चकित कर गई। वीर कारखानों में नहीं ढलते, न खेतों में उगाए जाते हैं। वे तो देवदार के वृक्ष के समान जीवन रूपी वन में स्वयं उगते हैं। बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। वीर का दिल सबका दिल और उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं। उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। औरतों और समाज का दिल वीर के हृदय में धड़कता है। पहला प्रश्न है, वीरता के प्रकार हैं। तोप तलवार के सामने न झुकना, याचक को खाली हाथ न जाने देना, ज्ञान की खोज में संसार त्याग, और अंतिम है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वीर पुरुष की क्या पहचान है? वह सबका चहेता होता है। उसके संकल्प समाज के संकल्प होते हैं। का और खा, यहाँ पर 1 और 2 होना चाहिए, कोई नहीं। सही विकल्प है पहला और दूसरा। गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, सुख का विलोम। सुख का विलोम होता है दुख। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश है, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। गद्यांश का पहला प्रश्न है, कवि ने चिर महान किसे कहा है? मानव को, ईश्वर को, जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, शक्ति को। सही विकल्प है जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो। दूसरा प्रश्न है, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? जिससे सब तरफ उजाला हो जाए, अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए, जो जीने की शक्ति देता है, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भूलकर एक हो जाते हैं। सही विकल्प है जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भूलकर एक हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? पहला विकल्प है, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है। कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। कवि ब्रह्मज्ञानी बनना चाहता है। सही विकल्प है, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। चौथा प्रश्न है, भय संशय में कौन सा समास है? द्विग समास, द्वंद्व समास, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त दोनों में से कोई नहीं। सही विकल्प है द्विग समास। पांचवा प्रश्न है, अखिल शब्द का अर्थ कौन सा है? संपूर्ण, समग्र, समस्त या उपर्युक्त सभी? सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ईमानदारी, बुढ़ापा, मनुष्यता, सेवक। सही विकल्प है सेवक। दूसरा प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। राजा रंक, माता पिता, घर घर, अन्न जल। सही विकल्प है घर घर। तीसरा प्रश्न है, जिस शब्द से विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? शब्द, विशेषण, विशेष, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है विशेष। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सुमेलित विकल्प है। इधर विशेषण लिखे हुए हैं और यहाँ पर विशेष। पहला शब्द है संभ्रांत, इसका सही विकल्प है महिला। दूसरा है समतल, इसका सही विकल्प है आंगन। तीसरा है मूसलाधार, इसका सही विकल्प है वर्षा। अंतिम है चंचल, इसका सही विकल्प है नदियाँ। सही विकल्प है तीसरा। यहाँ पर काखा गाखा लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 लिखी हुई है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित अंश को पढ़कर उचित विराम चिन्ह लगाने के लिए सही विकल्प चुनिए। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। यहाँ पर चिन्ह लगाना है। अरे, यहाँ पर चिन्ह लगाना है। बाप रे, यहाँ पर चिन्ह लगाना है। वो बिजली थी या आफत, यहाँ पर चिन्ह लगाना है। यहाँ से सही विकल्प चुनना है। पहला विकल्प सही है। ए पर लगेगा कॉमा, बी पर लगेगा खड़ी पाई,
सी पर लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह और डी पर लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस तरह से ए की जगह अल्पविराम, बी की जगह खड़ी पाई, सी की जगह विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरह से लगाएंगे और डी की जगह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। छठा प्रश्न है, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं है? स्वर्ण श्रृंखला में, लाल किरण में, आकुल उड़ान में या फिर भूखे प्यासे में? सही विकल्प है भूखे प्यासे। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संख्यावाची विशेषण का प्रयोग नहीं है? नवयुग, चौराहा, त्रिकोण, द्विशाखा। यहाँ पर चौ, त्रि और द्वि संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प है नवयुग, इसमें कोई संख्या नहीं लिखी हुई है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सफल का विलोम शब्द नहीं है? फलदायक, असफल, निष्फल, विफल। ये तीनों विलोम हैं, ये विलोम नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जिसे उलटकर लिखने पर कोई अर्थ मिल सके। पहला है दिन, दूसरा है कुल, तीसरा है प्रभा और चौथा है दीन। दीन को उलटकर लिखने पर नदी बन जाएगी, बाकी को उलटकर लिखने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए सही विकल्प है दीन। 10वां प्रश्न है, वचन के अनुसार भिन्न शब्द है। घर, रोटी, कपड़ा, व्यक्तियों, ये बहुवचन है, ये तीनों एक वचन है, इसलिए सही उत्तर है व्यक्तियों। 11वां प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण वाला विकल्प है काला घोड़ा, 10 रुपये, 2 मन अनाज, वह किताब। यहाँ पर घोड़े की विशेषता है कि वो काला है, इसलिए सही विकल्प है काला घोड़ा। प्रश्न नंबर 12 है, साक्षर का विलोम शब्द है निरीक्षण, निरक्षर, अनपढ़, थोड़ा पढ़ा हुआ। सही विकल्प है निरक्षर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इसका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। पहला प्रश्न पूछा गया है, मैं शब्द किसके लिए आया है? हिमालय के लिए, नदियों के लिए, पहाड़ के लिए या लेखक के लिए? यहाँ पर देखिए, जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो ये यहाँ पे मैं शब्द लेखक के लिए आया है, लेखक ऐसा कह रहा है, इसलिए सही विकल्प है लेखक के लिए। दूसरा प्रश्न है, हिमालय के कंधे पर चढ़ने का अर्थ है पहला, हिमालय की चढ़ाई पर चढ़ने की कोशिश, दूसरा, हिमालय की ऊंचाई पर चढ़ना, तीसरा, हिमालय के बीचों बीच जाना और चौथा, हिमालय के किनारे जाना। सही विकल्प है हिमालय की ऊंचाई पर चढ़ना। तीसरा प्रश्न है, हिमालय की चढ़ाई पर चढ़कर जब लेखक ने नदियों को देखा तो कैसी लगी? सकरी, लंबी चौड़ी, फैलाव लिए हुए, दुबली पतली। सही विकल्प है दुबली पतली। चौथा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश अंश है एक कहानी का, एक निबंध का, एक साक्षात्कार का, एक रेखा चित्र का। ये अंश है एक निबंध का। पांचवा प्रश्न है, लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियों की संज्ञा क्यों दी है? क्योंकि नदी शब्द स्त्रीलिंग है। लेखक नदियों को हिमालय की बेटियां मानता है। हिमालय से निकलने के कारण हिमालय उसे नदियों का पिता लगता है। वे बाल लीलाएं कर रही थीं। सही विकल्प है हिमालय से निकलने के कारण हिमालय उसे नदियों का पिता लगता है। प्रश्न नंबर 5 में आपकी पाठ्यपुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? अथवा में प्रश्न है, नाटक पापा खो गए में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, नदियों को लोकमाता कहने के पीछे काका कालेलकर का नदियों के प्रति सम्मान है, क्योंकि ये नदियाँ हमारी आरंभिक काल से ही माँ की भांति भरण पोषण करती आ रही हैं। ये हमें पीने के लिए पानी देती हैं, तो दूसरी तरफ इसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। और इस प्रश्न का उत्तर है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एकमात्र कौवा ही सजीव पात्र है। जब लाल ताऊ के भजनों की आवाज़ से रात में उसकी नींद खुल जाती है तो वह चिढ़कर बोलने लगता है, जो कि काफ़ी मज़ेदार लगता है। इसके अतिरिक्त आपको जो भी बातें मज़ेदार लगी हों उन्हें लिखिए। खा प्रश्न है, मिठाई वाला कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? अथवा में प्रश्न है,
दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, आज भी कुछ औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं, जैसे ग्रामीण महिलाएं तथा कुछ मुस्लिम परिवारों की महिलाएं भी ऐसा करती हैं, क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का चलन आज भी है। आज के समाज में पर्दा प्रथा सही नहीं है। इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इससे महिलाओं का संकोच पता चलता है, जो उनकी प्रगति में बाधक हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, यासुकी चान तथा तोतो चान दोनों को अंततः पेड़ पर चढ़ने में सफलता मिली, परंतु दोनों की सफलता का अनुभव अलग अलग था। यासुकी चान का लक्ष्य पेड़ पर चढ़ना था, परंतु तोतो चान का उद्देश्य यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना था। यासुकी चान को खुशी मिली तो तोतो चान को संतुष्टि। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। काव्यांश का पहला प्रश्न है, श्याम एक किसान कविता के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागार्जुन, शिव प्रसाद सिंह। सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दूसरा प्रश्न है, पहाड़ को किस रूप में दर्शाया गया है? संध्या के रूप में, किसान के रूप में, एक पहरेदार के रूप में, एक बच्चे के रूप में। सही विकल्प है किसान के रूप में। तीसरा प्रश्न है, चिलम के रूप में किसका चित्रण किया गया है? पहाड़ का, पलाश का, अंगीठी का, सूर्य का। सही विकल्प है सूर्य का। चौथा प्रश्न है, पहाड़ के चरणों में बहती नदी किस रूप में दिखाई देती है? चादर के रूप में, साफे के रूप में, रुमाल के रूप में, किसान की धोती के रूप में। सही विकल्प है चादर के रूप में। पांचवा प्रश्न है, कौन सी अंगीठी दहक रही है? कोयले की, लकड़ी की, पलाश की जंगल की, प्राकृति की। पलाश के जंगल की। प्रश्न नंबर 7 में का प्रश्न है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस प्रकार के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। अथवा है, यहाँ पर श्याम होगा। श्याम एक किसान कविता में आई हुई सभी एक रूपताओं को लिखिए। चलिए पहले इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अगर आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है और आपके घर में किसी पक्षी ने घोंसला बना लिया है, तो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। जब तक घोंसले में अंडे से बच्चे ना निकाल आएं और पंछी उन्हें उड़ना ना सिखा लें, तब तक घोंसले को ना छुएं। अगर आपको घर छोड़ना पड़े तो नए परिवार से मिलकर अनुरोध करें कि वे घोंसलों को ना छेड़ें और उनका ध्यान रखें। चलिए अब अथवा में दिए हुए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। जिस प्रकार पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाई गई है, वैसी ही दूसरी एकरूपता चिलम, सूरज सी में दिखाई गई है। तीसरी एकरूपता नदी और चादर में, चौथी एकरूपता पलाश के जंगल की अंगीठी में और पांचवी एकरूपता अंधकार भेड़ों के गले साम में दिखाई गई है। प्रश्न 7 का खा प्रश्न है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखभाल किस प्रकार की जाती है? लिखिए। यहाँ पर अथवा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पहले इस प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। अगर आपने कोई पक्षी को पाला है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ हमने भी एक बार तोता पाला था। जो भी पक्षी आपने पाला है उसका नाम लिखिए। हमने उसकी देखभाल इस तरह से की थी। पहला, उसे रोज़ नहलाया जाता था। दूसरा, उसका खान पान का पूरा ख्याल रखा जाता था। तीसरा, उसे ताज़े फल, बीज और तोते के लिए बनाए गए खाद्य पदार्थ दिए जाते थे। और अंतिम, पिंजरे की नियमित सफाई की जाती थी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका भावार्थ है, इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि पक्षी स्वतंत्र होकर क्षितिज यानी आकाश और धरती के मिलन के स्थान पर जाने की इच्छा रखते हैं। वे या तो इसे प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, देवव्रत कौन थे? उनका नाम भीष्म पितामह कैसे पड़ा? उत्तर है, देवव्रत शांतनु के पुत्र थे। देवव्रत अपने पिता की खुशी के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं कि महाराज शांतनु और माता
सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी बनेगा और वे खुद आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, अपना परिवार कभी निर्मित नहीं करेंगे। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उनके पिता ने उन्हें भीष्म नाम दिया। प्रश्न 8 का दूसरा प्रश्न है, गंगा ने शांतनु से कहा, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए? आपके विचार से शांतनु ने गंगा को क्या वचन दिया होगा? उत्तर है, संभवतः राजा शांतनु ने गंगा को यह वचन दिया होगा कि वे गंगा के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा उसकी इच्छा का सम्मान करेंगे। तीसरा प्रश्न है, किस घटना से पता चलता है कि कर्ण बहुत दानवीर थे? उत्तर है, जब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना गांव वालों का है और वे इसे आपस में बांट लें। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता। इसी बात के कारण उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। प्रश्न 8 का अंतिम प्रश्न है, द्रोणाचार्य और द्रुपद की शत्रुता का क्या कारण था? उत्तर है, दोनों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारद्वाज मुनि से प्राप्त की थी। इसी दौरान द्रुपद ने द्रोणाचार्य को पांचाल का आधा राज्य देने का वादा किया था, लेकिन जब द्रुपद राजा बन गए तब द्रोणाचार्य या द्रोण उनके पास गए तब उन्होंने द्रोणाचार्य का बहुत अपमान किया। प्रश्न 9 है, गांव की गली मोहल्ले या कॉलोनी में फेरी वाले आते होंगे। फेरी वालों की दिनचर्या कैसी होती होगी? उनका घर परिवार कहाँ होगा? उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे? यह सब सोच विचार करते हुए 80 से 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखिए। 8वां प्रश्न है, नदियों से होने वाले लाभों और भारत में नदियों के महत्व की चर्चा करते हुए 80 से 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखिए। चलिए पहले इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। वह सुबह से शाम तक गलियों में चक्कर लगाते रहते हैं। उनका घर परिवार उनसे अलग गांव या दूसरे शहर में होता है या किसी छोटी कॉलोनी में। उनके जीवन में अनेक समस्याएं आती होंगी, जैसे पूरा सामान न बिकना, सामान का खराब हो जाना या सड़ जाना, तबीयत खराब होने से, अधिक बारिश होने पर या अधिक गर्मी पड़ने से घर से बाहर न निकल पाना। फेरी वालों की आमदनी अनिश्चित होती है, कभी कभी वे अपना पूरा सामान भी नहीं बेच पाते। कुछ लोग फेरी वालों को हीन दृष्टि से देखते हैं। चलिए अब इसके उत्तर को देखते हैं। नदियों से जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक स्वच्छ जल प्राप्त होता है। यही कारण है कि अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं, जनजातियां नदियों के समीप ही विकसित हुईं। नदियां न केवल जल प्रदान करती हैं बल्कि घरेलू एवं औद्योगिक गंदे व अवशिष्ट पानी को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। बड़ी नदियों का उपयोग जल परिवहन के रूप में भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, आने वाले त्यौहार को मनाने की योजना को ध्यान में रखकर दो मित्रों के बीच में संवाद लिखिए। अथवा चौक और डस्टर निजी वस्तुएं हैं, किंतु अगर यह आपस में बात करें तो क्या बात कर सकते हैं? इसे ध्यान में रखकर संवाद लेखन कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है, विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखकर अपनी फीस माफ़ करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करने की कोशिश करिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी पोर्शन कराया गया है उसे बहुत अच्छी तरह से लर्न करें। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।